बच्चों, क्या हाल चाल बच्चा। तो लास्ट टाइम मैं तुम लोग को पेपर 1 का दिया था सोल्यूशन बेटा। अब मैं कर रहा हूँ पेपर 2 का सोल्यूशन। ठीक है बच्चा, देखो। तो पेपर 2 में बेटा हमारा पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 19 कहता है फ्रॉम ए मेटालिक चार्ज बॉडी करेंट इज ड्रॉन। कहता है एक मेटालिक चार्ज बॉडी है, करंट ड्रॉ किया गया वहाँ से। द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करेंट एट एन इंस्टेंट इज इक्वल टू के टाइम्स चार्ज ऑन द बॉडी at that instant where k is equal to 1 second inverse। ठीक है बच्चा, कहता है कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट, इसका मतलब क्या हो गया बच्चा, डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू के टाइम्स चार्ज ऑन द बॉडी। ठीक है, के का वैल्यू दिया हुआ है। अब कहता है इनिशियल चार्ज ऑन द बॉडी इज क्यू, देन क्या होगा। ठीक है, देखते हैं बच्चा। तो देखो ये हमारे सवाल में अगर डी आई बाई टी इक्वल टू क्यू है बेटा, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, देखो डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू क्यू। ठीक है ना, होगा ना हमारा ऐसा। बोलो बच्चा। तो सवाल कहता है द मिनिमम टाइम इट विल टेक फॉर द चार्ज टू बिकम जीरो इज π/2 सेकेंड। चार्ज हमारा π/2 से जीरो हो जाएगा, है ना बेटा। अच्छा, अब देख बोलो बेटा, इस मेटेलिक चार्ज से करंट को ड्रॉ किया गया है ना बेटा। तो करंट निकाला गया ना चार्ज इसमें से। चार्ज अगर निकाला गया होगा इसका मतलब क्या हुआ होगा बताओ। इस बॉडी से चार्ज अगर निकालोगे तो चार्ज घटेगा ना। तो देख बेटा, अगर ये हमारा बॉडी है और यहाँ से करंट आई निकाल रहे हो और मान लो इसलिए अभी चार्ज क्यू है, तो चार्ज घटेगा ना बेटा। तो आई क्या होना चाहिए, डी क्यू बाई टू तो होना चाहिए, लेकिन ये माइनस होना चाहिए, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के इंटू क्यू। ठीक है, अब देखो ये ऐसे को ध्यान दो तो महसूस करोगे कि ये क्या है, ये हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन के जैसा है। ठीक है, तो अब देखो अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के जैसा है ना, तो इसका इक्वेशन हमें क्या बोलना चाहिए, इसका इक्वेशन हमें बोलना चाहिए, इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, देखो इसका सोल्यूशन होना चाहिए बेटा Q इक्वल टू क्यू नॉट, है ना, मतलब इनिशियल चार्ज। और वो सवाल में क्या दिया हुआ है, कैपिटल Q इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये होना चाहिए बच्चा, है ना। और ओमेगा क्या होगा, तो क्या होगा यहाँ बताओ, ओमेगा ई स्क्वायर इज इक्वल टू के, है ना। तो क्या बन जाएगा देखो, अब t बराबर जीरो पर चार्ज हमारा है बेटा कैपिटल Q, तो टाइम जीरो पुट करके ये चार्ज कैपिटल Q आना चाहिए, है ना। इसका मतलब फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/2, है ना। इसका मतलब क्या बन जाएगा, ये कैपिटल Q कॉस ओमेगा टी। कैसे आया, इस कंडीशन को इस्तेमाल करके आया कि टाइम जीरो पे ये होना चाहिए कैपिटल Q। ठीक है बच्चा, है ना। तो देखो बेटा, अगर हमारा Q ये है Q कॉस ओमेगा टी, है ना। अब कहता है पहला ऑप्शन द मिनिमम टाइम इन विच द चार्ज टू बिकम जीरो इज। तो देखो बेटा, चार्ज ओसिलेट कर रहा है ना, चार्ज ओसिलेट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज ओसिलेट कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम चार्ज मतलब एक्सट्रीम पोजीशन, जीरो चार्ज मतलब मीन पोजीशन, है ना बेटा। तो एक्सट्रीम से मीन आने में समय कितना लगता है, टाइम पीरियड का 1/4 लगता है ना। तो देखो ओमेगा यहाँ तुम्हारा क्या आ चुका है बच्चा, ओमेगा आ चुका है रूट के, और के की वैल्यू थी 1, है ना। इसका मतलब टी तुम्हारा कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड बताओ, तुम्हारा हो जाएगा टाइम पीरियड इक्वल टू टी इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चा 2π/ओमेगा। इसका मतलब हो गया पाई 2π, टाइम पीरियड हो गया बच्चा 2π। तो एक्सट्रीम से मीन कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड का 1/4, तो π/2। देखो पहला ऑप्शन सही हो गया, समझ गया ना। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, सेकंड कहता है हमारा 1 सेकंड, तो गलत है। द वैल्यू ऑफ करंट व्हेन द चार्ज ऑन द बॉडी इज Q/2। कहता है वैल्यू ऑफ करंट क्या होगा जब बॉडी पे चार्ज Q/2 हो जाएगा, है ना। तो देखो बेटा, इसमें से अगर तुम चार्ज का फंक्शन निकाल चुके हो, अगर तुम्हें करंट का फंक्शन निकालना है ना बेटा, अगर करंट का फंक्शन निकालना है तो क्या बोलोगे, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी माइनस, इसका मतलब हो जाएगा बेटा Q ओमेगा
साइन ओमेगा टी, है ना। अब खुद देखो, अगर तुम कहते हो चार्ज हाफ हो गया, इसका मतलब कॉस थीटा की वैल्यू हाफ हो गई। तो जब कॉस थीटा हाफ होगा तो साइन थीटा कितना होगा, बोलो बोलो, साइन थीटा कितना हो जाएगा। साइन थीटा हमारा हो जाएगा √3/2, साइन थीटा हमारा हो जाएगा √3/2, ठीक है। तो साइन थीटा √3/2 करोगे तो कौन सा ऑप्शन आएगा, तो हमारा सी ऑप्शन भी सही है बच्चा, है ना। तो डी हमारा गलत है, समझ गए। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, ये इसके आंसर होने चाहिए, ठीक है बच्चा, है ना। इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। अब चलवाते हैं बेटा 20 नंबर में। 20 नंबर कहता है स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द पॉइंट ए विच इज़ एट ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एल फ्रॉम पॉइंट ओ व्हेन द स्टोन इज फाइन डिस्टेंस एच। अगर वो एच दूरी नीचे आ गया, यहाँ से एच दूरी नीचे आ गया, है ना, उस समय हमसे पूछा गया है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्टोन अबाउट द पॉइंट ओ, ठीक है। देखो बेटा, फर्स्ट ऑप्शन चेक करने के लिए एंगुलर मोमेंटम क्या बोलते हो, m इंटू वी इंटू आर परपेंडिकुलर, है ना बेटा। तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, तो देखो बेटा r परपेंडिकुलर तो l हो गया, है ना। और जब h हाइट नीचे आ गया होगा तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी √2gh। इसका मतलब m इंटू √2gh इंटू l। देखो तो पहला ऑप्शन सही है। बी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द स्टोन अबाउट पॉइंट ओ, ओ वाले पॉइंट के अबाउट इसका पूछा गया है हमें एंगुलर वेलोसिटी, है ना बेटा। तो ये बात का ध्यान रखना, एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल। देखो बेटा, पहले पॉइंट ए पे था, अभी यहाँ आ गया, तो देखो बेटा यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो और ये एंगल हमारा आर। तो देखो बेटा ये एंगल मान लिया जाए थीटा, है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल कहलाएगा हमारा क्या, एंगुलर वेलोसिटी। सो ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, है ना। अब देखो तो इसमें ऐसे बोल सकते हो क्या, tan थीटा इक्वल टू h/l, है ना। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, क्या हो जाएगा बच्चा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई टी इज इक्वल टू 1/l dh/dt, है ना बेटा। अब महसूस करो जो dh/dt वो भी है ना। तो क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई टी इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू v/l, और ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा का उल्टा करने पे हो जाएगा बच्चा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा क्या बन गया, देखो ओमेगा इक्वल टू v हो गया स्क्वायर रूट 2gh/l। अब देखो बच्चा tan स्क्वायर थीटा हमारा इतना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, l स्क्वायर डिवाइड बाई l स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, है ना बेटा। एक l कैंसिल कर दो। अब देखो तो ऑप्शन दिख रहा है बच्चा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है ना। अब कहता है नेट टॉर्क ऑफ द स्टोन अबाउट द पॉइंट ओ इज, टॉर्क क्या होता है बेटा, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। आर परपेंडिकुलर है एल और फोर्स हमारा बेटा एम जी, तो होना चाहिए था एम जी इंटू एल। इसका मतलब डी हमारा गलत है, ठीक है। अब चलो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। कहता है कि यूनिफॉर्म रॉड मान लो मास एम लेंथ एल का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एस है, यंग्स मॉडुलस वाई है, इज फ्रीली हिंज्ड एट वन एंड and rotated with constant angular velocity omega about that end in gravity free space. Point A is located at the midpoint of the rod while C is at the free end and D is at the hinged point. ठीक है बच्चा, देन क्या होगा, ठीक है। देखो बच्चा, सीखते हैं बेटा इस सवाल को हम लोग, है ना। देखो बेटा, जैसा हमें क्वेश्चन कहा गया है, क्या कहा गया, देखो रॉड बना दिया हमारा, कहता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एस, इसका हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा है एस, है ना। इसका हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये हमारा है बच्चा इसका एस, ठीक है। यंग्स मॉडुलस इसका वाई है, ठीक है। एंड
कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है ना। पॉइंट ए इज लोकेटेड एट द मिड पॉइंट, इसका कोई मिड पॉइंट है जो ए है, ठीक है। मिड पॉइंट कहीं मान लेते हैं, चलो ये हमारा ए है ना। अब कहता है सी इज़ द फ्री एंड, सी हमारा फ्री एंड है और डी हमारा है बच्चा हिंज्ड पॉइंट, ठीक है। देन स्मॉल एक्सटेंशन इन द रॉड, रॉड में कितना एक्सटेंशन होगा, ठीक है। देखो बच्चा, तो ऐसा किया जाए कि इसमें जैसा दिया हुआ है कि इसको मान लिया जाए डिस्टेंस x, है ना। तो देखो बेटा, इस वाले पोर्शन की अगर बात करें, है ना, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यहाँ होगा, x/2 पे होगा यहाँ से x/2 पे होगा हमारा सेंटर ऑफ मास, है ना। तो देखो बेटा, इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगेगा, क्या लगेगा, तो कहोगे m, जो इस x वाले का मास है mx इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू r। तो देखो r कितना हो जाएगा, तो यहाँ से ये दूरी हो जाएगी बच्चा r। तो देखो ये हमारा है यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है बच्चा, d से ये वाला पॉइंट क्या है l माइनस एक्स, l माइनस एक्स में x/2 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा l माइनस x/2, है ना। तो इसका r कितना हो गया, l माइनस x/2, है ना बेटा। तो इसके लिए यहाँ से जो फोर्स पड़ रहा होगा, स्ट्रेस वाला फोर्स पड़ रहा होगा, कितना पड़ रहा होगा, टेंशन टी। तो कहोगे देखो बेटा, टेंशन टी वहाँ इसलिए होगा ताकि इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिया जा सके। इसका मतलब टी इक्वल टू हो जाएगा बेटा मास ऑफ एक्स, एक्स वाले पार्ट का मास, तो m/l इंटू एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू l माइनस x/2, है ना बेटा। तो बताओ इसके ऊपर हमारा स्ट्रेस कितना हो जाएगा, चलो स्ट्रेस में लिख रहा हूँ टाउ से, तो T/s तो हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर बाई l इंटू एस इंटू एक्स ऑफ l माइनस x/2, ठीक है। अगर स्ट्रेस इतना हो गया तो जो बच्चा, अगर हम इसमें स्ट्रेस कहें तो यहाँ अगर dx का एलिमेंट्री लें, है ना, तो क्या कहोगे, इलोंगेशन इन dx। या रुको इससे कन्फ्यूजन बढ़ेगा तुम्हारा, है ना। स्ट्रेस की बजाय अब हम कहते हैं बेटा स्ट्रेन इन dx। सिर्फ dx में कितना स्ट्रेन, मैं लिख रहा हूँ इसको एप्सिलॉन से, क्या होता है बेटा, यंग्स मॉडुलस। ये होता है स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस, होता है ना। इसका मतलब स्ट्रेन कितना हो गया बच्चा, देखो, तो ये हो गया स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस, ये हो गया बेटा m ओमेगा स्क्वायर l s y x ऑफ l माइनस x/2, ठीक है बच्चा। इसका मतलब इलोंगेशन इन dx क्या होगा, इलोंगेशन इन dx, है ना। तो इलोंगेशन इन dx क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर बाई l sy इंटू एल एक्स माइनस x²/2 इंटू dx, बोलो बेटा होगा। तो पूरे में कितना होगा इलोंगेशन, तो क्या कहोगे बच्चा, टोटल इलोंगेशन, इसको इंटीग्रेट कर लो, है ना। तो क्या हो जाएगा, टोटल इलोंगेशन डेल्टा l इज इक्वल टू, तो m ओमेगा स्क्वायर बाई l sy इंटू इसका इंटीग्रेशन कर लो, तो कितना हो जाएगा, 0 से लेके l तक करना है ना। तो हो जाएगा l²/2 माइनस l³/6, ठीक है। तो यह जाएगा तुम्हारा m ओमेगा स्क्वायर, अच्छा l यहाँ भी था ना पहले से, ये भी 3 होगा, l नीचे से कट जाएगा तो हो जाएगा l² डिवाइडेड बाई, नीचे आ जाएगा बेटा 3sy। इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। अगर था रेशियो ऑफ इलोंगेशन इन द कोर्स AC टू DA, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ, है ना बेटा। फर्स्ट हाफ तो 0 से l/2 करना, सेकेंड हाफ तो l/2 से लेके l करना, ठीक है। तो दोनों में निकल जाएगा तुम्हारा इलोंगेशन बेटा, बोलो, इसी से निकल जाएगा दोनों में इलोंगेशन, है ना। फिर उसके रेशियो निकाल लेना, समझ गए, ठीक है। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 22। एक डिस्क है बेटा जिसका रेडियस कैपिटल R दिया है
इसको प्लेस किया गया हॉरिजॉन्टल टेबल पे, सच दैट प्लेन ऑफ डिस्क इज हॉरिजॉन्टल and rotated about the vertical axis passing through its center and angular velocity omega. A layer of grease of thickness L is present between the table and the disc. Coefficient of viscosity हमारा eta दिया हुआ है ना, तो कहता है torque needed to rotate the disc with constant angular velocity इतना। देखते हैं, देखते हैं बच्चा, सीखा जाए सवाल को, ये अच्छा सवाल है। ये क्वेश्चन एक्चुअली यूडॉफ का है ना। दिखते हैं बच्चा, तो देखो ये हमारा बच्चा एक डिस्क जिसका कि रेडियस कैपिटल आर है ना। देखो बच्चा, इसमें हमारा बच्चा एक डिस्क है ना, इसमें एक डिस्क है। मैं ढूंढ रहा हूँ बेटा कोई टूल ताकि अच्छा डिस्क ड्रॉ कर सकूँ, है ना। छोड़ो झमेला, जैसे कर रहे थे बेटा वैसे ही करते हैं, है ना। छोड़ो, देखो बच्चा, ये माना जाए एक डिस्क, ठीक है बेटा, है ना। ठीक, अब देखो कहता है क्या कि इसके पूरे फ्लैट सरफेस जो कि ज़मीन से नीचे में कांटेक्ट में है ना बेटा, ठीक है, इस पूरे सरफेस पे ऐसे घूम रहा है सरफेस पे, और उसके नीचे ग्रीस लगा हुआ है ना। तो देखो बेटा, जब ये मान लो कि जब ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ऐसे घूम रहा होगा, तो इमेजिन कर बच्चा कि ये पूरा सरफेस जो होगा उस ग्रीस को घिसेगा ना, है कि नहीं। तो मान लो अगर मैंने कहा बेटा कि यहाँ से आर रेडियस पे एक डी आर का एलिमेंट मान लो, है ना बेटा। देखो इसको अगर मैं डी एक्स मान लूँ, है ना बेटा, डी आर मान लो, है ना। ये डी आर बेटा है ना। तो देखो इस वाले का वेलोसिटी कितना होगा, इस वाले का वेलोसिटी कितना होगा, जिस रिंग की बात कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी हो गया बेटा आर ओमेगा, है ना। अब देखो उसके अंदर एल थिकनेस का पड़ा हुआ है ना, एल थिकनेस का पड़ा हुआ है, तो वेलोसिटी का ग्रेडियंट कितना हुआ, तो कहोगे डी वी अपॉन डी वाई, है ना बेटा। ये हो जाएगा आर ओमेगा बाई एल, है ना बेटा। इसका मतलब इस पे विस्कस फोर्स कितना लग रहा होगा, तो लगेगा म्यू, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा दिया हुआ है ना बेटा, ईटा इंटू एरिया, एरिया बहुत छोटा था डी है ना, इसलिए फोर्स भी है डी एफ इंटू डी वी अपॉन डी वाई। ये होता है बेटा हमारा फॉर्मूला। ईटा इंटू एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई आर डी आर, है ना बेटा, इंटू डी वी अपॉन डी वाई हो गया आर ओमेगा बाई एल। ठीक, तो फ्रिक्शनल फोर्स का, विस्कस फोर्स का टॉर्क ये हो जाएगा बच्चा डी एफ इंटू आर, तो हो जाएगा ये 2 पाई ईटा, फिर ओमेगा अलग कर लो, एल अलग कर लो। और देखो बेटा आर यहाँ है, आर यहाँ है, तो आर स्क्वायर, और एक और यहाँ से आया तो आर क्यू हो जाएगा, आर क्यू डी आर। ठीक है, तो इसका मतलब विस्कस का टॉर्क कितना लग रहा होगा, कितना बोलो इसका इंटीग्रेशन, 2 पाई ईटा ओमेगा बाई एल, है ना बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ आर क्यू डी आर, 0 टू कैपिटल आर। ठीक है बच्चा, तो ये कितना हो जाएगा देखो, 2 पाई ईटा ओमेगा बाई एल आर पावर 4/4। ठीक है, तो 2 यहाँ से कटेगा, नीचे बचेगा 2, तो देखो हमारा ऑप्शन में बी आ गया ना बेटा, है ना। इतना एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा जितना कि विस्कस का टॉर्क हो, ताकि घूम सके कांस्टेंट ओमेगा से। अब कहता है पावर, तो टॉर्क निकल चुका है, तो पावर क्या बोलोगे, ये बोलोगे टाउ इंटू ओमेगा, इसका मतलब सी भी सही हो गया, है ना, सी सही तो डी गलत। ठीक है बच्चा, ये कौन सा क्वेश्चन था बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर 22। अब देखा जाए 23। कहता है 4 रॉड्स मान लो, चारों की लंबाई L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, इसको ज्वाइन कर दिया एज सो इन द फिगर।
द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज आर मार्क्ड, द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर आर मेंटेन्ड एट कांस्टेंट पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल इनका कांस्टेंट है, मेंटेन किया गया है ना। तो हमें क्या कहा गया, देखो हमें कहा गया देन द रेट एट विच चार्ज इज सप्लाइड एट द फोर एंड पी क्यू आर बाई सम अदर सोर्सेज Q1 Q2 Q3 Q4 चार्ज सप्लाई किया गया है ना। रेट है ना, ठीक, मतलब करंट जैसा है ये, है ना बेटा। रेट ऑफ चार्ज मतलब लिखा है ना, रेट एट विच चार्ज, तो चार्ज रेट क्या होता है, करंट। तो जो Q1 Q2 Q3 Q4 को चार्ज मत समझना बच्चा, ये करंट है ना। ठीक है, तो हमें निकालना है सबका रेशियो। ठीक, द रेट एट विच चार्ज इज सप्लाइड एट द फोर पी क्यू आर इस, देखते हैं बेटा। तो पी पे जो सप्लाई किया गया है यहाँ से बाहर से, क्या सप्लाई किया गया है, Q1 है ना। और Q पे क्या सप्लाई किया गया है, ये सप्लाई किया गया है Q2। ठीक है, R पे सप्लाई किया गया है, R पे सप्लाई किया गया है बेटा, एक मिनट यार, R पे सप्लाई किया गया है Q3 है ना, और S पे सप्लाई किया गया है Q4। ठीक है, अब देखो तुम रेजिस्टेंस क्या कहते हो, रेजिस्टेंस कहते हो ना बेटा रो L बाई ए। इसको ऐसे बोल सकते हो क्या, L बाई सिग्मा इंटू ए, है ना। और देखो 6K 4K 3K 2K क्या है, ये कंडक्टिविटीज़ है ना, ये कंडक्टिविटीज़ है। ठीक है बच्चा, अब सोचो अगर मैं कह दूं बेटा कि इसका रेजिस्टेंस तुम R मान लो, है ना, तो इसका भी R हो गया, है ना। अब देख बच्चा इसका कितना हो जाएगा, ये देखो इसका जिसका 3 है तो यहाँ 3 है ना बेटा, है ना। इसका मतलब ये 2R हो गया, डबल रेजिस्टेंस हो गया ना, कंडक्टिविटी हाफ तो रेजिस्टेंस डबल, ये 1/3 तो ये हो गया बच्चा 3R। ठीक है ना। अब देखो पहला ऑप्शन चेक करने के लिए बोला है Q1 बाई Q2, चेक कर लेते हैं। देखो देखो बेटा, तो अगर तुम कहोगे कि मुझे Q1 बाई Q2 चाहिए, Q1 बाई Q2 चाहिए, है ना बेटा, तो देखो Q1 हमारा ये है ना। ठीक है, तो क्या कहेंगे Q1 में जो एनर्जी जाएगी वो इधर जाएगी और इधर जाएगी, है ना बेटा। तो Q1 बाई Q2 क्या होना चाहिए, तो Q1 कितना हो गया, इसमें कितना गया, तो कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 150 माइनस 100 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, कितना इसका कहा तुमने था 2R। फिर प्लस इस तरफ देखो 150 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2K, है ना बेटा, सॉरी कितना था वो, रेजिस्टेंस था बेटा कितना है 3R डिवाइड बाई अब इसकी बात करते हैं Q2 को। चलो बेटा कैलकुलेशन में आसानी के लिए मैंने मान लिया, इसका मान लिया, मैंने मान लिया रेड से, तो इसका इधर मान लो, इसका इधर मान लो, है ना बेटा। इधर कितना बोलोगे, कहोगे 100 माइनस 150 डिवाइड बाई 2R, फिर प्लस इधर कितना गया, तो कहोगे 100 माइनस 50 डिवाइड बाई R। ठीक है, तो देखो कितना हो जाएगा हमारा, ये सब R कैंसिल, तो 50/2 हो गया बेटा 25, फिर प्लस 150/3 हो गया 50 डिवाइड बाई, ये हो गया -50/2, तो ये हो गया -25, और ये हो गया बच्चा हमारा 50, है ना। तो देखो कितना आ गया, 3 आ गया रेशियो ना, तो ये सही हो गया ऑप्शन। अब देखो सी में कहता है Q3 हमारा 0 है, Q3 हमारा 0 है, Q3 किस में कहा गया था, एक आ गया था ना। देख लेते हैं बेटा Q3 को हम लोग चेक कर लेते हैं। तो देखो बेटा Q3 चेक करने के लिए मान लो एक इधर जा रहा है और इधर जा रहा है ना बेटा, तो कितना हो जाएगा 50 माइनस 150 डिवाइड बाई R, और प्लस इधर वाला कितना कहोगे बच्चा 50 माइनस 0 डिवाइड बाई R, है ना। तो देखो 0 तो आ रहा है, क्या है कितना हो जाएगा हमारा 50 माइनस, अच्छा वो R था ना, 50 माइनस 100 था ना, नहीं 100 था बचा। तो देखो क्या -50 बाई 0 तो आ रहा है बेटा, कैंसिल हो रहा है दोनों ना हमारा, तो सी सही हो गया। डी कहता है Q2 बाई Q4, है ना। जैसे मैंने Q1/Q2 निकाला है, वैसे ही तुम Q2/Q4 निकाल सकते हो ना,
ठीक है। सेम तरीके से क्या करना होगा बेटा, Q2 से कितना गया चार्ज जोड़ लिया, फिर हमारा Q4 से कितना गया करंट वो जोड़ लिया दोनों तरफ में, कर सकते हो अब सेम तरीके से। अब आ जाओ 24 में, कहता है एज्यूमिंग पोटेंशियल एनर्जी U एट द ग्राउंड लेवल टू बी जीरो। ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है बेटा, सबके लिए ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है ना। तो कहता है ऑल ऑब्जेक्ट आर ऑफ सेम मटेरियल, सबका डेंसिटी सेम है। कहता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर यूपी है, यूक्यू है, यूआर है, यूएस है ना बेटा, ठीक है। तो कहता है यूएस इज़ मोर देन यूपी। देखते हैं बेटा, एस देखो सबका हाइट हमारा बराबर है, तो सब के सेंटर ऑफ मास की हाइट सोचो बेटा, सब के सेंटर ऑफ मास की हाइट बराबर है, तो इसके सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट है ना बेटा, इसके सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट, इसका सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट है ना। लेकिन पता है ना कौन का बेटा क्या होता है, h/4 होता है, तो नीचे होगा ये है ना। तो बाकी सब का लेवल तो हमारा सेम होगा है ना बेटा, लेकिन कौन वाले का थोड़ा सा नीचे होगा, ठीक है। तो कहता है यू स्फीयर इज़ मोर देन यूपी। देखते हैं बेटा, ये हमारा यूएस, ये पी है, और ये एस कहाँ गया, एस हमारा ये है ना। महसूस करो, ये होता है बेटा वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम है ना, ठीक है। दोनों का वॉल्यूम समझो है ना, दोनों का वॉल्यूम समझो है ना। पहले वाले का वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई d/2 का होल क्यू, इसके कितना होगा पाई d/2 का स्क्वायर इंटू डी वॉल्यूम। सिलेंडर का वॉल्यूम बड़ा है बेटा है ना, इसका मतलब मास बड़ा होगा। तो हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास बराबर होते हुए भी मास ज़्यादा होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा, ठीक है। अब चलो क्यू और एस, क्यू हमारा देखो बेटा ये है और ये हमारा एस है, वैसे ही कंपेयर करना है बेटा। इसका भी निकालना है वॉल्यूम d³, इसका कितना होगा पाई d/2 का होल स्क्वायर इंटू डी है ना बेटा, ठीक है। तो कहेंगे देखो डी और एस कंपेयर करोगे तो क्या कहोगे, इसका वॉल्यूम बड़ा हो जाएगा ना, सिलेंडर को क्यूब का वॉल्यूम बड़ा हो जाएगा तो मास बड़ा हो जाएगा, सही है। यूपी मोर देन यू क्यू, पी और क्यू में, पी और क्यू में है ना बेटा। वॉल्यूम निकालो, क्यूब का बड़ा आएगा वॉल्यूम, तो गलत है ये। डी पी और एस, पी और एस, पी और एस कंपेयर करो, तो कंपेयर कर चुके हैं हम लोग ने पी और एस में। देखो यहाँ था ना कंपेयर, तो गलत है ना इसका मतलब। आगे चलो, अब देखा जाए बच्चा मैचिंग टाइप कॉलम में, 3 कॉलम 3 रो वाले सवाल कहता है बेटा द फॉलोइंग टेबल कॉलम 1 रिप्रेजेंट डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ ऑब्जेक्ट पी बिफोर ए मिरर, कॉलम 2 रिप्रेजेंट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी, कॉलम 3 कमेंट्स ऑन स्पीड ऑफ द इमेज ऑफ पी, पी का इमेज के बारे में बताया है। आइडेंटिफाई करेक्ट एंड इनकरेक्ट मैचेज इन द नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस आस्क्ड। देखो बच्चा कॉलम 1 में अलग अलग मिरर है बेटा, पी में कॉलम 2 में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है और फिर इमेज की वेलोसिटी है। ओके ठीक है बेटा, चलो देखा जाए। वाला विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस इज करेक्ट। तो फर्स्ट में है 1 1 क्यू, चेक कर लेते हैं 1 1 क्यू है ना, तो 1 1 और क्यू ये चेक करना है। तो देखो बेटा ये अगर F10 है और ये 20 है ना, इसका मतलब इसका इमेज जो होगा ये भी 20 सेंटीमीटर पे ही बनेगा उसी जगह पे। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है ना बेटा। तो इसमें वेलोसिटी ऑफ इमेज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये होता है ना -v²/u² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो v और u तो बराबर है, इसका मतलब माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। तो ये अगर 4i कैप है तो ये 4 होना चाहिए, तो q हमारा गलत हो गया, इसका मतलब हमारा फर्स्ट गलत है। अब भी देखो 2 1 q 2 1 q 2 1 और q देखते हैं बेटा। तो देखो इसमें हमारा अगर u हो गया -20, f हो गया 20, यहाँ सॉल्व करो, v तुम्हारा आएगा बेटा +10 सेंटीमीटर है ना। अब तुम यही फॉर्मूला फिर से लगाओ, v इमेज इक्वल टू
वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर वी ऑब्जेक्ट, तो हो जाएगा बच्चा माइनस ऑफ वी बाई यू हो जाएगा स्क्वायर करने पे 1/4 और इंटू 4 तो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सही है बेटा, तो आ गया हमारा बी ऑप्शन सही है ना। जैसे मैंने बी को चेक किया तो सबको चेक कर सकते हो। अब चलो आ जाओ 26 नंबर पे, विच ऑफ द कॉम्बिनेशन इन कट, कौन सा गलत है ना बेटा। पहला कहता है 1 आर, चेक कर चुके हो। 1 में आर लिखा है कितना, नेगेटिव एक्स एक्सिस, वेलोसिटी इज अलोंग नेगेटिव एक्स, नेगेटिव आया था ना, देखो नेगेटिव आया था ना, तो ये हमारा तो सही है बेटा, हमें ढूंढना है गलत। 1 2 पी एम 2 पी है ना, ये भी सही है बेटा। अभी तुमने कहा था ना दोनों बराबर होगा, ये 4 ये भी 4 है बेटा, है ना। अच्छा तो जे कैप है ना, जे कैप है, हालांकि चलो कोई दिक्कत नहीं, इससे करने की ज़रूरत नहीं। इस जे कैप को चेक करने के लिए क्या कहते हैं हम लोग, बताओ। वी इमेज इक्वल टू माइनस एम इन टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है ना मैग्निफिकेशन, है ना, परपेंडिकुलर वाला। ठीक है बच्चा, तो इसका मतलब हमारा ये वाला भी सही है। अब है 2 1 Q 2 1 Q 2 1 Q 2 1 Q, अभी चेक किए थे ना हम लोग 2 1 Q, देखो अभी चेक किए थे ना हम लोग, तो ये भी सही है, तो ये तीनों सही है, तो फिर गलत कौन हुआ, यही ना हमारा, तो गलत ही जो है वही आंसर है बेटा। 27 कौन सा इनकरेक्ट है, 1 1 P, ऊपर से मैच करने की कोशिश करो। 1 1 P तुमने यहाँ कहा था कि 1 1 P, 1 1 P हमारा यहाँ पे सही है गलत, देखो 1 1 P, ये तो सही था बच्चा, है ना। अब कहा था हमारा ये 2 1 2 1 R 2 1 R 2 1 R, नेगेटिव आई था बेटा हम लोग का ये तो, है ना। 2 3 Q 2 2 3 और Q, है ना बेटा। 2 में क्या था बोलो, भी इतना आया था ना बेटा, और ये 2 जे कैप था, है ना। जे कैप करने के लिए ये फॉर्मूला लगाओगे, तो मैग्निफिकेशन हमारा कितना है 1/2, 1/2 मैग्निफिकेशन हमारा है बेटा 1/2, यही था ना। 2 3 Q 2 3 और Q, हाँ, तो 2 इंटू जे कैप हमारा बेटा, तब M हो गया 1 10/20 1/2, और ये है 1/2 इंटू 2 1, तो ये सही है बेटा, है ना। डी, तो फिर यही बचा बेटा गलत, चेक कर लो इसको भी, ठीक है। अब आते हैं मैचिंग कॉलम 2 में, आंसर क्वेश्चन 28 29 30 बाई अप्रोप्रिएट मैचिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन 3 कॉलम्स इन द फॉलोइंग टेबल, नीचे दी गई टेबल में देखना है बेटा हम लोग को। 2 बॉल है, M1 मास M2 मास, जा रहा है स्ट्रेट लाइन में। M2 हमारा पहले रेस्ट में था, ये पहले था बच्चा रेस्ट में, है ना। M1 की वेलोसिटी v है, ठीक है। फाइनली वेलोसिटी v1 है और v2 है, ठीक है। तो कहता है बेटा M1 बराबर M2 हो और परफेक्टली इलास्टिक हो। अच्छा, टाइप ऑफ कॉलिजन हो गया सेकंड में, है ना। और थर्ड में उसका रिजल्ट है, देखते हैं बच्चा। आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन, 1 1 P 1 1 1 और P, नहीं ना बच्चा, अगर परफेक्टली इलास्टिक होगा तो चिपक जाएगा दोनों, लेकिन फिर भी मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए ना, बोलो, है ना। और दोनों अगर चिपक गया और मोमेंटम कंजर्व करो, तो M1 इंटू वी बराबर M1 प्लस M2 इंटू वी डैश, कोई जीरो नहीं आएगा ना बेटा, तो ये गलत है। दूसरा कहता है 2 2 Q 2 2 और Q, ठीक है, 2 2 और Q, ये चेक करना है बेटा हम लोग को। M1 बराबर 2 M2, M1 2 M2 है, इलास्टिक कॉलिजन है, एटलीस्ट V1 ऑफ V1 V2 सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, ये तो सिंपल कॉलिजन लगा के फॉर्मूला,
है ना। फॉर्मूला क्या होता है, V1 इक्वल टू M1U1 प्लस M2U2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 माइनस EM1 EM2 U1 माइनस U2 बाई M1 प्लस M2, है ना बेटा। और V2 हमारा क्या होता है, V2 हमारा होता है बेटा M1U1 प्लस M2U2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, फिर प्लस ऑफ EM1 U1 माइनस U2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। ठीक है बेटा, करो चेक कर लोगे इसको, तो मुश्किल काम नहीं है। फिर कहता है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट। देखो बेटा सब में यही फॉर्मूला लगाना है तुम्हें और मैच करना है ऑप्शंस, है ना, जानते ही हो तुम। इसका मतलब होता है E0, इसका मतलब होता है E1 और इसका हाफ दिया आई। तो क्वेश्चन करने लायक नहीं है बेटा मेरे, खुद कर सकते हो तुम। ठीक है, अब आते हैं हम इंटीजर टाइप में क्वेश्चंस में। इंटीजर में लिखा है 2 डेसिमल 2 इंटीजर, ये लाना होता है बेटा हम लोग को। तो देखो इस सवाल में कहा बेटा हमसे गया है कि 2 स्टार्स हैं A और B, 2 स्टार मान लिया जाए A और B, 2 स्टार मान लिया जाए A और B, एक A और एक B, इसका रेडियस 2R, इसका रेडियस R, दोनों ब्लैक बॉडी ऐसा इमिट कर रहा है ना, और दोनों के इमिट करने का रेशियो 1:4 है। इसका मतलब रेट ऑफ इमिशन ऑफ A, रेट ऑफ इमिशन ऑफ B 1/4। द पीक वेवलेंथ टू देयर मैक्सिमम स्पेक्ट्रल पावर डिफर्स बाई 150 नैनोमीटर। ठीक है, मतलब λ1 माइनस λ2 का मॉड, ये हमारा 150 नैनोमीटर। सम ऑफ देयर टेम्परेचर ऑन द सरफेस इज, इतना है 500 अल्फ़ा। तो हमें कहता है अल्फ़ा की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो देखो बच्चा गिवन क्वेश्चन में देखो, गिवन क्वेश्चन की बात करें बेटा हम लोग अगर, तो क्यू का फॉर्मूला क्या लिखते हो, चलो क्यू होता है बच्चा E सिग्मा A⁴। तो सिग्मा इंटू एरिया हो गया बेटा 4πr² इंटू T का पावर 4। ठीक है, तो देखो बेटा कहता है Q1 Q2 का रेशियो 1:4 है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका रेडियस 2R का स्क्वायर देख रहे हो यहाँ पे, इंटू T1 का पावर 4 को अगर B से डिवाइड किया जाए, R का स्क्वायर इंटू TB का पावर 4, है ना। तो रेशियो तुम्हें दिया है 1/4। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि TA/TB का वैल्यू 1/2 हो गया। ठीक है, जिसका बड़ा टेम्परेचर होता है बेटा उसका वेवलेंथ छोटा होता है, तो λ/λ भी 2 हो गया, है ना। ठीक है, तो देखो कहता है लैम्डा यहाँ A समझ लो, इसको B समझ लो, है ना। दोनों का डिफरेंस था बेटा 150, तो λ/A हमारा 2 λ/B है, तो इसको इसमें पुट कर लो। तो क्या हो जाएगा, λ/B इज इक्वल टू 150 नैनोमीटर, है ना। ठीक है बेटा, और λ/B हमारा क्या हो जाएगा, λ/A क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 नैनोमीटर, है ना बेटा। और T बराबर क्या होता है, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लो, क्या कहते हो, वेन्स कांस्टेंट B और बाई लैम्डा, है ना। तो टेम्परेचर ऑफ B कितना हो जाएगा, तो कहेंगे इस वाले को इससे डिवाइड कर दो, है ना। तो कितना हो जाएगा 150, और वह है बच्चा हमारा 3×10⁶। तो 150 गुना 2, 2 0 ख़त्म। इसका मतलब हो जाएगा भाई बेटा ये 4 0 बच जाएगा, तो 30,000, है ना बेटा। तो TA हमारा कितना हो जाएगा, TA हो जाएगा हमारा ये 300 तो हो जाएगा हमारा ये 10,000, नहीं हाफ था रेशियो ना हमारा, ये तो हाफ था रेशियो बेटा हमारा, है ना।
इसको डिवाइड करो 300 नैनोमीटर से, अच्छा 2 हो जाएगा ना, सॉरी, और ये हो जाएगा 10,000। इसका मतलब टोटल दोनों का टेम्परेचर का सम करो तो हो जाएगा 30,000 केल्विन बराबर 500 अल्फ़ा। तो अल्फ़ा कितना आ गया 60, है ना। अब देखा जाए अगला सवाल। अगला सवाल कहता है बेटा हमसे कि एक रॉड है, मास m का, लेंथ l का, है ना बेटा। एक रॉड मान लो, मास m लेंथ l का एक रॉड मान लिया जाए, है ना बेटा। एक रॉड मान लो मास m लेंथ l का, एक रॉड मान लिया जाए मास m लेंथ l का, वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, देखो, है ना। तो कहता है वन एंड ऑफ द रॉड इज मेंटेन्ड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एक रॉड को मेंटेन कर दो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, है ना, और दूसरा हमारा कितने पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बच्चा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। फाउंड दैट टेम्परेचर बिकम्स 50 डिग्री सेंटीग्रेड एट L/8 फ्रॉम फोल्डर एंड। यहाँ से L/8 का दूरी लो और यहाँ का टेम्परेचर है बच्चा 50, है ना। ठीक है, तो कहता है बताओ 7n का वैल्यू क्या होगा। ठीक है बच्चा, तो देखो बच्चा, टेम्परेचर चाहे जैसे वेरी करे तो कन्फर्म है ना कि जितना रेट ऑफ हीट फ्लो इससे होने वाला है बेटा, उतना ही रेट ऑफ हीट फ्लो इससे होने वाला है, दोनों का सेम, बोलो, है ना। तो रेट ऑफ हीट फ्लो का फॉर्मूला क्या लिखते हैं बेटा हम लोग, -KA dt/dx, है ना बेटा, -KA dt/dx। तो अगर मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात करूँ तो क्या होगा, Q इंटू dx इज इक्वल टू K माइनस के कितना है, अल्फ़ा T⁴n A इंटू dt, है ना। ठीक है, तो देखो बच्चा, अगर तुम A से B की बात करते हो तो क्या हो जाएगा, Q dx का इंटीग्रेशन हो गया बेटा 7L/8, है ना, इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा इंटू ए कॉन्स्टेंट। अब T⁴n dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, T⁴n+1 बाई n+1, कितना हो जाएगा देखो तो 100 से 50 का लिमिट दोगे ना बच्चा, तो हो जाएगा 50 का पावर n+1 माइनस 100 का पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब चलो B से C की बात, तो क्या हो जाएगा, Q इंटू L/8 इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा A, ये हो जाएगा बच्चा, यहाँ से यहाँ चलो यहाँ भी, तो 0 का पावर n+1 माइनस 50 का पावर n+1 बाई n+1। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर लिया जाए, तो इक्वेशन नंबर 1 बाई इक्वेशन नंबर 2 कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा 7 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, जब 50 कैंसिल कर लो, सब में 50 कैंसिल कर लो डिवाइड करके, तो हो जाएगा बच्चा 2n+1 और -1। अब तुम खुद समझ लो, 2 का पावर n+1 इक्वल टू 8, सो n इक्वल टू 2, तो 7n का वैल्यू कितना हो गया 14। ठीक है, अब देखो कहता है क्या, 33 में दो मेटालिक सर्कुलर प्लेट्स हैं, दोनों का रेडियस r है, दोनों को रखा गया बच्चा कोएक्सियल, ये डिस्टेंस d अपार्ट विथ इट्स कैपेसिटेंस 400 माइक्रोफैराड। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी जो है बेटा बहुत छोटी है r के मुकाबले में। ठीक, सर्कुलर प्लेट को रेडियस आधा कर दें, है ना। तो कहता है न्यू कैपेसिटेंस क्या होगा, देखो बच्चा, देखो एक मिनट,
देखो बच्चा, जो पहले हमारा था कैपेसिटेंस सवाल में वो क्या था, तो पहले हमारा सी कितना था बच्चा, ये था 400 माइक्रोफैराड है ना, और कितना था प्लेट का एरिया, तो प्लेट एरिया पाई आर स्क्वायर है ना, एप्सन नॉट बाई डी। क्वेश्चन 1 लिख के छोड़ दो, ठीक है। अब चलो, अब कहता है सर्कुलर प्लेट में आधा रेडियस का और थिकनेस डी का है ना बेटा। तो देखो, अगर इतना बड़ा मान लो कहते हो बेटा तुम्हारा प्लेट था, है ना, आधा रेडियस कहते हो बेटा इतना, है ना। देखो बच्चा समझ बात को, आधा रेडियस का मतलब होता है एरिया 1/4, तो इसका एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर बाई 4 है ना। तो इसका कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर बाई 4 है ना। तो अब देखो, नए सिस्टम में जो डाइलेक्ट्रिक वाला कैपेसिटेंस है वो कितना है, तो कहोगे पाई आर स्क्वायर बाई 4 एप्सन नोट, और के कितना बेटा 6 है ना, इंटू 6 बाई डी, और सी एयर वाला कितना है बच्चा, तो यह है 3 पाई आर स्क्वायर बाई 4 इंटू एप्सन नोट बाई डी है ना। देखो दोनों हमारे क्या होंगे, ऊपर नीचे होंगे ना। ऐसे प्लेट रखोगे अगर, तो बीच में अगर डायरेक्ट्रिक है तो ऊपर नीचे हो गया ना, ये हो जाएगा बेटा पैरेलल। तो अब तुम्हारा सी क्या हो जाएगा, सी डैश कैपेसिटेंस, दोनों को ऐड करो, तो पाई आर स्क्वायर एप्सन नोट बाई डी कॉमन ले लो, तो क्या बच गया 6/4, और प्लस क्या बच गया 3/4 है ना बच्चा। ये तुम्हारा था बच्चा 400 है ना, और ये कितना हो जाएगा 6/4 प्लस 3/4, ये हो जाएगा 9/4। इसका मतलब हो जाएगा 900 माइक्रो फैराड है ना। इसका मतलब कितना हो गया एक्स की वैल्यू, बोलो कितना हमारा हो जाएगा 10x, तो x हो गया बेटा हमारा 90, ठीक है। अब 34 में कहता है द रेडियस ऑफ साइक्लोट्रॉन डी इज़ 0.25 मीटर, और मैग्नेटिक इंडक्शन हमारा है 2.5 मीटर, ठीक है बच्चा, है ना। ठीक है बच्चा, देखो कहता है रेडियस ऑफ साइक्लोट्रॉन डी जो हमारा है बेटा वो कितना है 0.25 मीटर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इतना है, चार्ज पार्टिकल इतना है, मास इतना है, एक्सीलरेट किया गया, मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी इज फाउंड टू बी इतना। तो देख बेटा साइक्लोट्रॉन का स्ट्रक्चर ध्यान करो, एक तो बच्चा हमारा इस तरह होता है डी ना बेटा बोलो, और एक इस तरह होता है डी है ना। इसमें एक्सीलरेट करते हैं बेटा, तो ऐसे ऐसे घूमता था, याद करो, ऐसे गया फिर ऐसे घूमा, ऐसे गया फिर ऐसे घूमा, ऐसे गया ऐसे घूमा, तो ऐसे घूमता जाएगा बेटा। तो सोचो कितना बड़ा तुम मैक्सिमम बना सकते हो रेडियस, सोचो जितना बड़ा इसका डी है इससे बड़ा तो नहीं बना सकते ना, नहीं तो बाहर फेंक देगा ये। तो कहेंगे बेटा आर हमारा क्या हो जाएगा, तो कहेंगे आर जो हमारा होगा बच्चा ये होगा एम बी अपॉन क्यू बी। एम बी को बोल सकते हो मोमेंटम है ना, तो 2m/K/QB है ना बेटा। तो के हमारा कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा Q² B² R² / 2m। तो देखो बेटा अगर तुम्हें मैक्सिमम कहनी है काइनेटिक एनर्जी, तो ऑब्वियस सी बात है तुम क्या कहोगे, रेडियस मैक्सिमम का E²/2m है ना बेटा। चार्ज पता है कितना है, चार्ज था 1.16 × -19, ठीक है, का स्क्वायर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर है ना बेटा, आर मैक्सिमम का स्क्वायर 2.5 मीटर 0.25 मीटर का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू मास, मास कितना है 5 इंटू 10⁻⁻25 है ना बेटा। अब करो कैलकुलेट, आ जाएगा बेटा हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। ठीक है बच्चा, चेक कर लें क्या, 625 देखो निकालता ही हूँ मैं, देखता हूँ क्या आता है, मास 10⁻⁻25। तो देखते हैं बच्चा कैलकुलेटर से करते हैं कैलकुलेट, ऐसे तो मैं कर नहीं पाऊँगा।
कैलकुलेटर कहाँ गया, ये रहा कैलकुलेटर। ये हो जाएगा बेटा 1.6 इंटू 1.6 इंटू 6.25 इंटू 0.0625, ये होता रहा 1। गुड, तो ख़त्म हो गया। 19 गुना 38, ये हो जाएगा 10 का पावर -38 बाई 10 का पावर -24। इसका मतलब 10 टू द पावर -14, तो हो गया 10 इंटू 10 टू द पावर -15। तो ये बच्चा 15 आना चाहिए इसका वैल्यू। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। अब कहता है बेटा यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस in uniform magnetic field B applied perpendicular to the plane of the ring. The angular velocity of ring is omega, tension in the ring is x Newton. Find the value of 100x। देखो बेटा, ठीक है, देखो बच्चा, देखो बच्चा, सवाल क्या कहा था बेटा हमें, एक यूनिफॉर्म रिंग लिया जाए, ले लिया, चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा, रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्स, ऐसे घूम रहा है बेटा ओमेगा से, है ना। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, ठीक है ना। अब कहता है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिंग ओमेगा है, तो रिंग में टेंशन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स काउंट नहीं करना है ना बेटा। तो चलो देखो, अगर यहाँ से एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया जाए बच्चा जिसका एंगल डी थीटा हो, है ना बेटा, तो इसके लिए वेलोसिटी हमारी वी है ना बेटा। चलो सुविधा के लिए मैंने मान लिया मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, तुम अंदर ही मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो टेंशन की जगह कंप्रेशन आएगा और कुछ नहीं। तो ऐसे लग जाएगा बच्चा हमारा मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, वी की वी बी एफ, ऐसे लगेगा फोर्स डी एफ मैग्नेटिक फोर्स, है ना बेटा। और ऐसे लगेगा हमारा क्या, ऐसे लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डी एम ओमेगा स्क्वायर आर, है ना। देखो बेटा ऐसे बन जाएगा टेंशन, टी बन जाएगा टेंशन ऐसे, और ऐसे बन जाएगा टेंशन, है ना। तो देखो इस टी में और इस टी में अगर ये एंगल थीटा है, डी थीटा है, तो ये एंगल हो जाएगा पाई माइनस डी थीटा। तो इसका हो जाएगा रिजल्टेंट अंदर की तरफ कितना हो जाएगा, 2t साइन डी थीटा बाई 2 इज इक्वल टू डी एम इंटू ओमेगा स्क्वायर आर प्लस डी एफ क्या हो जाएगा हमारा, डी एफ हो जाएगा डी क्यू लैम्डा इंटू आर डी थीटा, डी क्यू हो गया इंटू भी हो गया ओमेगा आर, है ना, ठीक है, इंटू बी क्यू वी बी, है ना बेटा। एक मिनट को, अच्छा डायग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चा, और ओमेगा भी दिया हुआ है ना, तो कुछ करने की ज़रूरत, मैंने डायग्राम मिटा दिया। चलो कोई बात नहीं। उल्टा कहानी है, उल्टा कहानी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है ना, और ये ऐसे घूम रहा है ना बेटा, ये ऐसे घूम रहा है ना। तो फोर्स का डायरेक्शन फिर सेम आ जाएगा तुम्हारा, तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब गलती से सही कर लिया है हम लोग। तो क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा हमारा 2t, स्मॉल एंगल है तो डी थीटा बाई 2 बराबर डी एम बाई 2 पाई इंटू डी थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर आर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा लैम्डा डी थीटा इंटू बी। तो देखो डी थीटा सब में कट गया, 2 कट गया, है ना। तो टी हमारा कितना आ गया देखो,
एम बाई 2 पाई। एम कितना है देखो, एम कितना था बच्चा, मास, अच्छा मास पर यूनिट लेंथ इज म्यू, है ना, मास पर यूनिट लेंथ इज म्यू। तो आर से डिवाइड करो, आर से मल्टीप्लाई करो, तो आर नीचे हो जाएगा, यहाँ आर स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा मास पर यूनिट लेंथ म्यू। तो ये हो गया हमारा 0.1, ओमेगा स्क्वायर हो गया बेटा 1, आर स्क्वायर हो गया 1, प्लस प्लस आर स्क्वायर हो गया 1, ओमेगा हमारा हो गया 1, लैम्डा है 0.1 इंटू बी हमारा है 2, तो कितना हो गया देखो, ये हो गया 0.1 और ये हो गया 0.2, तो 0.3 न्यूटन। ये होना चाहिए बेटा टेंशन। 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100x की वैल्यू जाएगी इतनी 30, है ना बेटा। चलो आए 36 में, एन इन्फाइनेटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। करंट द वायर हमारा आई है, बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड टू वायर है, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल ए से बी में क्या होगा, ठीक है, along स्ट्रेट लाइन ए बी इज, ठीक है। अब कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 100/x। देखना बच्चा ध्यान से, कॉन्सेप्चुअल सवाल है ये। देख बेटा, इसको आर मान करके अगर तुम एक सर्किल बनाओ, इस आर मान करके इसको एक सर्किल बनाओ, है ना बेटा। तो बताओ इस पूरे सर्किल के लिए, इस पूरे सर्किल के लिए, है ना, ऐसा करता हूँ, नीचे का सॉल्यूशन मिटाता हूँ तो कंफ्यूज करेंगे हम लोग, है ना बेटा। ठीक, तो देखो इस पूरे सर्किल के लिए, है ना बेटा, अगर तुम इसके लिए बोलते बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, तो क्या बोलते ना बेटा म्यू नॉट आई, है ना। तो देखो म्यू नॉट आई कितने एंगल में है, तो कहोगे पूरा एंगल तो 2 पाई में है ना, 2 पाई में इतना है ना। तो अब देखो ये जो एंगल तुम्हारा है तो 45 डिग्री है ना। तो 45 डिग्री बेटा, ये 45 डिग्री जो हमारा है ये पूरे सर्किल का कितना हिस्सा है, तो बोलोगे ये तो हमारा 2 पाई/8 है ना। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर हमारा इतना है तो इसका बी डॉट डी एल जो पूछा है हमारा ए से बी, है ना बेटा, तो 2 पाई में इतना, तो 2 पाई/8 में कितना, सिंपल हो गया बेटा, म्यू नॉट I/8 कर लो, कहानी ख़त्म, है ना। इसका मतलब बेटा हमारा x की वैल्यू कितनी हो गई 8, तो 100/x कितनी हो जाएगी बेटा, जाएगी 12.5। समझ गया बच्चा, है ना। अब देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, लो है ही नहीं, ख़त्म। समझ गया बच्चा, पेपर में कुछ खास दम नहीं था, बस तुम्हें अच्छे प्रैक्टिस की आवश्यकता है, ठीक है बच्चा। चलो बाय बच्चा, हैप्पी लर्निंग।